नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 9 हिंदी मीडियम से हिंदी पाठ्य पुस्तक से क्षितिज भाग 1 जो है उसमें 5वां पाठ जो लिखा है चपला देवी ने। पाठ का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो यहाँ पर हम पहले चपला देवी के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी है वह देखते हैं। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी थी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है कि यहाँ पर जो ये हमारी लेखिका है उसके बारे में हमें कोई पूरी जानकारी तो नहीं मिलती है, पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुषों के साथ साथ यह महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी थी। तो इसमें से यह एक हमारी जो लेखिका है चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार क्या करते हैं कि अपनी रचनाएं तो रचते हैं, पर क्या होता है कि कई बार इतिहास में वह दर्ज होने से रह जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस हमारी लेखिका के साथ भी हुआ है कि वो इतिहास में उनके बारे में कोई जानकारी दर्ज नहीं हुई है। तो ये जो हमारी लेखिका है वो भी इन्हीं में से एक है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है कि यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि 1857 की जो क्रांति का विद्रोह हुआ था तो उस समय नाना साहब की पुत्री जो थी बालिका मैना, तो ये भी क्या है कि आज़ादी की लड़ाई में एक नन्ही सिपाही की तरह थी जो उन्हें अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला था। तो ये जो बालिका मैना है उसके बलिदान की कहानी चपला देवी ने इस रचना में प्रस्तुत की है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं कि ये जिस शैली में लिखी गई है उसे हम एक रिपोर्टाज के रूप में हम उसे देख सकते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए कि अपने मातृभूमि को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान के अंक से लिया गया है कि ये जो रचना है वो कहाँ से ली गई है, हिंदू पंच के बलिदान के अंक से ली गई है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो हम अब आगे पाठ देखते हैं। पाठ का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। सन 1857 ईस्वी सन के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी कि ये जो नाना साहब है वो कानपुर में असफल होते हैं। तो वो जल्दी में भागने के चक्कर में क्या होता है कि उनकी जो पुत्री थी मैना वो उन्हें साथ ले जाने से चूक जाते हैं और वह जो मैना है वो बिठूर में उनके पिता के महल में रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देगा कि उसका जो वर्णन है जब उन्हें जिंदा जला दिया गया था तो उसका जो वर्णन है वो पाषाण हृदय वाले इंसान को भी द्रवित कर देगा, यानी कि पाषाण यानी पत्थर जैसा हृदय वाला इंसान होगा उसे भी द्रवित कर देगा, ऐसा है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद
अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई कि कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों ने एक सैनिक दल बिठूर की ओर गया था, तो बिठूर में नाना साहब का जो राजमहल था वो लूट लिया गया, पर उसमें क्या था कि बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों को मिली थी। उसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोले लगवाकर नाना साहब का जो महल था वो भस्म कर देने का निश्चय किया था। तो सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई उन्हें भस्म कर देने के लिए, तो उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत ही सुंदर बालिका आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह बालिका आकर खड़ी हो जाती है। तो अंग्रेज सेनापति को बड़ा ही आश्चर्य होता है, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई न दी थी कि जब अंग्रेज सैनिकों ने महल लूटा था तो वह बालिका महल में कहीं भी नहीं दिखाई दी थी, तो इसलिए वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया कि वह बालिका बरामदे में खड़ी होकर क्या करती है कि अंग्रेज सेनापति को उनके महल पर गोले बरसाने से मना करती है। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई कि उनका जो करुणापूर्ण मुख था और वह अभी छोटी थी, तो उसे देखकर सेनापति को भी उस पर दया आ जाती है। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती हो। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया कि सेनापति उन्हें पूछता है कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया कि क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। कि वो उत्तर देती है कि कृपा करके क्या आप मेरे इस महल की रक्षा करेंगे। तो सेनापति जो है वो कहते हैं क्यों, तुम्हारा इससे क्या उद्देश्य है। बालिका कहती है आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। कि वो सामने से पूछती है कि आप ही बताइए कि अगर यह मकान आप गिराने वाले हैं तो इससे आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति ने कहा यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। कि तब सेनापति कहता है कि ये जो मकान है ये विद्रोहियों के जो नेता थे नाना साहब उसका वास स्थान था, यानी कि वो यहाँ पर रहते थे। तो सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। तो सरकार ने क्या किया है, इसे नष्ट कर देने के लिए कहा है, मिटा देने के लिए आज्ञा दी है, ऐसा सेनापति कहते हैं। तो बालिका कहती है आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी है, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। कि बालिका क्या कहती है कि आपके विरुद्ध जिन्होंने भी शस्त्र उठाए हैं वे दोषी है, पर ये तो जड़ है यानी कि निर्जीव है। तो ये जो मकान है तो इन्हें इस मकान ने आपका क्या अपराध किया है कि आप उन्हें अभी मिटाने के लिए आए हो। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। कि वो क्या कहती है कि मेरा उद्देश्य तो सिर्फ इतना ही है कि ये स्थान जो है वो मुझे बहुत ही प्रिय है, इसीलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। कि सेनापति दुख प्रकटते हुए कहता है कि मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे जो आज्ञा मिली है मुझे इसका पालन करना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। कि बालिका क्या कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप कौन हो, आप जनरल है। आपकी प्यारी कन्या मेरी यहाँ पर है जो है वो एक जनरल ऑफिसर है, और ये बालिका उन्हें जानती है और वो कहती है कि आपकी जो प्यारी कन्या थी मेरी, तो मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कि उनकी जो बेटी थी मेरी उसका नाम था, तो ये जो
मैना है वो और उनकी बेटी दोनों कैसी थी, दोनों बहुत प्रेम संबंध था, यानी कि दोनों सहेलियाँ थी। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी कि कई वर्ष पहले तुम्हारी जो बेटी थी मेरी, वो मेरे पास आया करती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे, कि उस समय आप भी मेरे घर पे आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। कि यहाँ पर बालिका मैना उनका परिचय बताते हुए इस सेनापति से, जनरल हे से ये सब बातें कहती है कि उनकी जो बेटी थी वो उनकी सहेली थी, वो उनके घर भी जाया करती थी, तो उन्हें लेने के लिए ये जो जनरल है वो भी उनके घर पे जाया करते थे और वो भी उनकी बेटी को प्यार करते थे, उतना ही प्यार मैना को भी करते थे। तो ये सब बातें वो उन्हें बताती है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना। कि ये सब बातें सुनकर सेनापति के होश उड़ जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर वह उस बालिका को पहचानते हैं और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। और तब उसे याद आता है कि यह तो नाना साहब की जो पुत्री है वो मैना है। सेनापति है कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। कि अब वह कहते हैं कि हाँ मैंने अब तुम्हें पहचान लिया है कि तुम मेरी जो पुत्री थी मेरी उसकी सहचरी हो, यानी कि साथ में पढ़ रही थी दोनों, तो तुम उसकी सहचरी हो। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। कि फिर भी मैं एक सरकारी नौकर हूँ तो मुझे सरकार के आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा और मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयत्न भी करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति है से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। कि तभी ये सब बातें हो रही थी, तभी सेनापति आउटरम जो है वो वहाँ पर आते हैं और उन पर बिगड़ते हैं कि अभी तक नाना साहब का जो महल है वो तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति है ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है। कि मैं भी, वो भी विनयपूर्वक कहते हैं कि मैं भी इसी फिक्र में हूँ, परंतु आपसे एक निवेदन करता हूँ, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। कि वह उनसे पूछते हैं कि क्या किसी भी तरह हम इस महल को बचा सकते हैं। आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। तब आउटरम जो है वो उन्हें कहते हैं कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। कि अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है, नाना साहब के वंश या फिर उसका महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। ये सेनापति जो है वो कहते हैं कि हमारे जो लॉर्ड कैनिंग है गवर्नर जनरल, तो इसे इस बारे में एक तार यानी कि संदेशा देना चाहिए। आउटरम कहते हैं, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं। आउटरम उन्हें पूछते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। कि वो क्या कहते हैं कि हम इस महल को भस्म किए बिना और नाना साहब की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसा कहते हैं। सेनापति है मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। कि सेनापति है जो है वो ये सब बातें सुनकर दुखी होकर वहाँ से चले जाते। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर से घेर लिया। कि उसके बाद फिर से इस महल को घेर लिया जाता है। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे। कि वह वहाँ से चला जाता है, फिर महल को फिर से घेर लिया जाता है। महल का फाटक यानी कि जो दरवाज़ा होता है वो तोड़कर अंग्रेज सिपाही अंदर घुस जाते हैं और मैना को खोजने लगते हैं।
किंतु आश्चर्य कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं। कि सब भीतर चले जाते हैं महल के भीतर और कोना कोना खोज डालते हैं, फिर भी मैना का पता नहीं लगा पाते हैं। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। उसी दिन संध्या के समय यानी शाम के समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आता है और जिसका आशय क्या था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसीलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। कि उस तार में क्या आया कि नाना साहब की याद में कोई भी चिन्ह नहीं होना चाहिए, उसका स्मृति चिन्ह भी मिटा देना है, इसीलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता था। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा सेनाना क्या होता है कि उसी क्षण कुल जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगते हैं। कि आउटरम की आज्ञा से नाना साहब का जो विशाल राज मंदिर था उस पर तोप के गोले बरसने लगते हैं। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। कि घंटे भर में तो वह जो महल था वो मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के प्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया। कि तब ये बात एक लंदन के प्रसिद्ध टाइम्स नामक पत्र में 6 दिसंबर को यह लेख में लिखा गया। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। उस दिन क्या होता है कि पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे उन्होंने सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट रखी थी तो उसकी बड़ी हंसी हुई। कि इसमें उन्होंने क्या लिखा था कि सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए ये निश्चय ही एक कलंक की बात है कि उन्होंने उस नाना साहब की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी तो ये उसके हंसी के पात्र हो गई थी। और हे के लिए ये एक निश्चय ही कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा की लोग हंस रहे थे। कि जिस नाना साहब ने अंग्रेज के नर नारियों पर अत्याचार किए थे तो उसकी कन्या पर हम क्षमा क्यों दिखाए। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। कि लोग क्या भी कहने लगे हैं कि अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए हैं, इसलिए ऐसी बातें करके उसकी हंसी भी होती है। हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। कि क्या आदेश था कि अगर नाना साहब का कोई भी वंश उसका पुत्र हो कन्या हो या फिर कोई अन्य संबंधी जहाँ कहीं भी मिले तो उसे शीघ्र ही मार दिया जाए, ऐसा आदेश था। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। तो ऐसी सब बातें लिखी हुई थी। ये जो जनरल है उसके नाम पर। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नाविष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। कि 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय के चांदनी रात में एक बालिका स्वच्छ कपड़े पहने हुए नाना साहब का जो महल था उन्हें भग्नाविष्ट यानी कि
सब तोड़कर बिखेर दिया था, तो उसके ढेर पर बैठकर रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी। सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी कि वह वहां पर बैठकर रो रही है और पास में ही कुछ सैनिक रात्रि के समय वहां पर रुके हुए थे, तो रोने की आवाज़ सुनकर वो वहां पर जाते हैं। तो बालिका सिर्फ रोए जा रही थी, उनके प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दे रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया कि कराल यानी कि गुस्से वाला रूप धारण करके जनरल आउटरम जो है वो भी वहाँ पहुँच जाता है। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह यह नाना की लड़की मैना है, कि वह उन्हें पहचान जाता है और क्या कहता है कि ओह यह तो नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी कि उन्हें पहचान भी जाते हैं, फिर भी वह बालिका किसी की ओर देखती तक नहीं है और अपने चारों ओर सैनिकों को देखती है, फिर भी डरती नहीं है। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। कि जनरल आउटरम जो है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। कि वो दर्द भरे स्वर में कहती है कि मुझे कुछ समय दीजिए कि जिससे मैं आज यहाँ पर जी भरकर रो लूँ। इस तरह से वो आउटरम से कहती है। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। पर क्या होता है कि ये जो जनरल है उन्होंने उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। कि उन्हें पकड़ लिया जाता है और कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया जाता है। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटणवीस के बाखर पत्र में छपा था। कि उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महान महादेव चिटणवीस के बाखर पत्र में छपा था। और वो क्या छपा था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। कि ये जो घटना होती है वो बाखर पत्र में छप जाती है और वहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। और सबने उस बालिका को, एक अनुपमा बालिका को जलती हुई देख सबने उसे क्या किया कि एक देवी का रूप समझकर उन्हें दोनों हाथ जोड़कर उन्हें वह प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है। तुम्हें अच्छे से इस पाठ को पढ़ना है, उसके शब्द के अर्थ समझने हैं और प्रश्न के उत्तर भी लिखने हैं।